बात आपकी समझ में आ गई। बच्चा जब पैदा होने वाला हो तभी से आप अगर निवेश करेंगे और कम से कम जब पैदा हो जाए उसके बाद से निवेश शुरू करेंगे तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। आपका बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा, कम से कम इस लिहाज से कि आप उसको पैसे से बैकअप कर पाएंगे। लेकिन पूजा जी ये बताइए कि देखिए आप लोग भी बात करते हो एसेट एलोकेशन की। अभी मान लो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और मैंने तय कर लिया कि बच्चे के लिए 15,000 रुपये मैं बचाऊँगा, तो 15,000 रुपये का आप 100% मान लें। तो एसेट एलोकेशन तो आप समझाते हैं ना। अब बात यह है कि बच्चे का जो पैसा है उसमें ज़्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाहूँगा। 12% का अश्योर्ड रिटर्न आप लोग हमेशा बताते हो, मगर उसमें रिस्क तो है ना। अभी सुकन्या समृद्धि या किसी सरकारी योजना में मैं डालता हूँ तो रिटर्न कम मिलता है लेकिन गारंटीड है, प्लस सोना भी है। जैसे अब भारत में दिवाली में सोना खरीदना ही है तो बच्चे के नाम से खरीद लेंगे, उस रख लेंगे, बाद में वही बेच देंगे, काम आएगा। तो एसेट एलोकेशन तो समझना पड़ेगा कि कब कहाँ कितना पैसा लगाएं परसेंटेज के हिसाब से, ताकि सुरक्षा भी मिले और हम इन्फ्लेशन को भी बीट करें और अच्छा रिटर्न मिल जाए, बच्चे को अच्छा पैसा हो जाए। जी, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है और ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चों के लिए भी प्लान करते हैं तो डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है। नॉर्मली अगर हमारे बच्चों की हम प्लानिंग करते हैं, हमको पता है कि वो 10, 15, 20 साल की रेंज के बाद ही वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एक डाइवर्सिफ़ाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि उसमें आपको रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और हम महज़ 12% का असम्पशन लेके चलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस तरीके का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी शुड नॉट गो विथ पास्ट रिटर्न्स आल्सो, लेकिन इतने समय में इक्विटी एज़ एन एसेट क्लास इतना दे सकता है, इस तरीके का एक असम्पशन है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल में कहा, 1 लाख है, आप 15,000 15% के हिसाब से भी प्लान कर रहे हैं, आप उसमें से 10,000 की एसआईपी आप रखें हर महीने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के लिए। बाकी की जो 5,000 है उसमें आप सुकन्या समृद्धि प्लान कर सकते हैं। डेफिनिटली सुकन्या समृद्धि में कहीं न कहीं वो 10 साल के अंदर का चैलेंज है, गर्ल चाइल्ड का चैलेंज है। तो सामने आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ भी खोल सकते हैं। जितना मैं समझती हूँ, मैं काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर पाएँगे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे जब मुझे समझ आई, फाइनेंस मुझे समझ में आया, मेरे पापा बहुत पहले से मेरे लिए पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे थे और उसमें को 15 साल हो भी चुके थे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें एक लंबा लॉक इन है, एक स्टेबल रिटर्न है। एंड गोल्ड ना मनोज जी, मैं ऐसे कहती हूँ कि जैसे आपने भी कहा, मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को या नॉर्मली लोगों को इस तरीके से कहती हूँ कि आप ना हर साल अपने बच्चे के बर्थडे पे गोल्ड खरीद लें। आप गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म में गोल्ड खरीद लें, ताकि जब वो बच्चा शादी की एज पे आएगा ना, वो शादी करनी है नहीं करनी है वो उनकी मतलब मर्जी है, लेकिन 20-25 साल की एज पे जब वो आएगा, तब वो जो गोल्ड की वैल्यू होगी ना, उससे अगर वो शादी करना भी चाहते हैं तो वो अच्छा खासा कॉर्पस उसी से बन जाएगा। एंड एजुकेशन के कॉर्पस के लिए हम उनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का एक जरिया दे रहे हैं। और सुकन्या समृद्धि या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे फंड से उनके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये मैं कहूंगी मनोज जी, कि जब मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कह रही हूँ ना, उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में चिल्ड्रन स्पेसिफिक फंड्स भी हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे बच्चों के लिए वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें एक 5 साल का लॉक इन हो जाता है, जिस वजह से लोग उसमें बने रहते हैं, रिडेम्पशंस नहीं आते हैं। एंड उसमें भी 100% इक्विटी नहीं है, 85% 80% की रेंज में इक्विटी है। बाकी सब जो है वो हाइब्रिड डेट फंड है मेरे हिसाब से। वो एक हाइब्रिड कैटेगरी आ जाती है, तो वो भी फंड्स 100% इक्विटी पे नहीं चल रहे हैं और इनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे शानदार हैं। आप ऐसा एक फंड भी चूज कर सकते हैं। एंड बच्चों का इन्वेस्टमेंट, माइनर इन्वेस्टमेंट काफी इमोशनल हो जाता है। ये मेरी एक एक सलाह रहेगी जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करें तो बेटर है कि कभी भी बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चों के नाम से करें, माइनर के अकाउंट से करें। माइनर बैंक अकाउंट भी खोलना आज 10 साल की एज में अलाउ कर दिया है आरबीआई ने। एंड माइनर म्यूचुअल फंड अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। सिर्फ आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और माइनर का बैंक अकाउंट चाहिए, गार्डियन केवाईसी, दैट्स इट। तो उनके नाम पे जब हर महीने जाएगा ना, एक तो मी एज अ पेरेंट में कभी वो पैसा रिडेम्पशन भी नहीं लूंगा। मुझे समझो कुछ अचानक से खरीदना भी है, मैं अपना हम्म। पोर्टफोलियो
पैसे निकालूँगा, लेकिन मैं बच्चों के पैसों को नहीं छूऊँगा और वो जी, 18 साल के बाद जब मेजर हो जाएगा, तब वो हुँ, उसी के नाम पे हो जाएगा। जी। तो प्रैक्टिकल बात है और बहुत सारी बात है इसमें, मतलब पर्सनल फाइनेंस में जब आप एंटर करेंगे तो ऐसा लगता है कि अगर सही से प्लान करें तो ज़िंदगी सही में गुलजार होगी। लेकिन इसकी बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आप तभी जाएंगे जब शुरुआत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भव्य और महान शुरुआत होगी कि बच्चा बिल्कुल छोटा है और आपने सोच लिया कि इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की जाए। और इसका पीक क्या है आज की तारीख में भारत में, वो है कि बच्चे को विदेश में पढ़ाना है। अब जब आप विदेश में पढ़ाने की बात करते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया, और अगर 2 साल 3 साल का मामला है तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कैसे भेदेंगे ये हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।